अरे सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जुलाई इन्फ्लेशन नंबर्स पब्लिश किए थे। रिटेल इन्फ्लेशन में एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला था। एक्चुअली रिटेल इन्फ्लेशन 15 मंथ्स के हाई पर था। और तो और फूड इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट में रिपोर्ट किया गया। यहाँ दो बातें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली तो ये कि आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट होता है 2% टू 6%, और जुलाई में इन्फ्लेशन रिपोर्ट किया गया 7.44%। तो अब ये ज्यादा तो है ही, जो मैक्सिमम लिमिट आरबीआई की है, मैक्सिमम टारगेट लिमिट जो 6% है, उससे भी ज्यादा है। लेकिन दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कोर इन्फ्लेशन के बारे में। अब जो इन्फ्लेशन का फिगर आया जैसे 7.44%, तो ऐसा तो होता नहीं है कि हर चीज 7.44% महंगी होगी यूनिफॉर्मली अक्रॉस द बोर्ड। कुछ चीजें 7.44% से कम महंगी होंगी और कुछ ज्यादा। फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। इसलिए अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन में से आप इन दो की वैल्यूज हटा दें और फिर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें तो उसे कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। इसका एक मतलब ये भी है कि हमारे पास सिर्फ फूड इन्फ्लेशन का भी डेटा मौजूद है, और यही डेटा है जो हम सबको सबसे ज्यादा एक्चुअली हर्ट कर रहा है। फूड इन्फ्लेशन जुलाई में था 11.5%। यानी अगर आपकी ग्रोसरी का बिल 100 रुपए आता था तो वो 111 रुपए आने लगा। और ग्रोसरी का बिल अगर आप ही पे करते हैं तो आपने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा। रिमेंबर, ये आरबीआई के 2 to 6% के टारगेट से काफी ज्यादा ऊपर है। इसका एक मेजर रीजन रहा वेजिटेबल्स, और उसमें भी सबसे ज्यादा टमाटर। एक रिपोर्ट के हिसाब से टमाटो प्राइसेस जंप हुए सीधे 1400%। तो अब जो गरीब लोग हैं, डेली वेजर्स, उन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि डेली की जो वेज होती है, डेली की जो कमाई होती है, वो तो फिक्स होती है। और एकदम से अगर फूड इन्फ्लेशन 11.5% बढ़ेगा तो उतने ही पैसों में जो डेली वेज है उसमें गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और फिर इसीलिए कहीं ना कहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटना पड़ता है। इसी डेटा के अराउंड एक काफी इंटरेस्टिंग इंडेक्स है क्रिसिल का, जिसे कहा जाता है रोटी राइस इंडेक्स। और इसके बारे में और इन्फ्लेशन के बारे में और डिटेल देंगे अभिषेक। जैसे कि शुभ इंट्रोडक्शन में कहा, आज हम बात करने वाले इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन पे भी एक फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करने वाले हैं। शुभ ने इंट्रोडक्शन में कहा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने परसेंट इन्फ्लेशन था, कोर इन्फ्लेशन कितना होता है, और फूड इन्फ्लेशन कितना होता है। अब महंगाई हमें पता है, इन्फ्लेशन हमें पता है, हम WPI होता है, CPI होता है, सब होता है। ये कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग इसके कंपोनेंट होते हैं, मैं आपको शेयर करूंगा। पर जैसे कि शोएब ने बताया, क्रिसेल ने एक रिपोर्ट निकालती है हर महीने, जिसको रोटी राइस रेट कहा जाता है, रोटी राइस इंडेक्स कहा जाता है। इसमें क्या फोकस ये किया जाता है कि जो एक आम थाली है, एक आम आदमी के जो एक बेसिक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसकी उसको एक थाली में खाना होना चाहिए, उसकी प्राइस में कितना फर्क पड़ा है, कितनी कम ज्यादा हुई है, उसको कैलकुलेट किया जाता है इस रोटी राइस इंडेक्स में। ये क्रिसल का है, जो रेटिंग एजेंसी क्रिसल है, वो ये एक हर मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर करती है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस थाली में, इसमें भी दो थाली है, वेजिटेबल थाली और नॉन वेजिटेबल थाली, उसमें कितना फर्क आया है। तो वो हम समझते हैं कि कितना फर्क आया है इन थाली में, ये कितने रेट कम और ज्यादा हुए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्रिसल एक इंडेक्स निकालता है, रोटी राइस रेट, RR कहा जाता है, रोटी राइस इंडेक्स कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि जो एक बेसिक थाली है, कि एक आम आदमी को जो अपनी डेली न्यूट्रिशन डाइट को पूरा करने के लिए उसकी जो थाली में, खाने की थाली में क्या क्या चीजें होना चाहिए, उसकी प्राइस में क्या फर्क पड़ा। ये दो थालियों को कैलकुलेट करता है, वेज थाली, नॉन वेज थाली। वेज थाली में ये कैलकुलेट किया जाता है कि राइस, रोटी, वेजिटेबल, वेजिटेबल में भी के 3 वेजिटेबल की प्राइस कैलकुलेट की जाती है, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। और उसके बाद दाल, कर्ड और सलाद, इनकी प्राइस में कितना फर्क आया है। और नॉन वेजिटेबल थाली में, जो वेज थाली में दाल रहती है, दाल को चिकन से रिप्लेस किया जाता है, चिकन की प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है कि कितना फर्क आया है। अगर हम लास्ट 2 मंथ्स का अगर हम डाटा देखें, तो शोएब ने बताया कि इसके पहले जब अगर हम जुलाई की रिपोर्ट देखें, तो जुलाई और जून में जो एक फर्क आपको दिखेगा,
जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है, अगर जून में इस रिपोर्ट के हिसाब से एक एक टाइम की एक जो वेज थाली की जो कीमत थी वो आती थी 26 रुपये 50 पैसे, ये इंक्रीज हो गई थी 34 तक इंक्रीज हो गई थी। और इस महीने एक साइडली एक मार्जिनल एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जिसमें 33.8% है। ये क्यों इतना शार्प इंक्रीज आया था कि जहाँ पे 26.5 से जो जून में एक थाली की कीमत थी वेज थाली की वो इंक्रीज हो गई थी 34 रुपीज। बेसिकली जो टोमेटो प्राइसेस थे इंक्रीज हुए थे, शार्पली इंक्रीज हुए थे, कई कई जगह 200% तक 1400% तक 200 रुपये किलो तक टमाटर रेट चले गए थे। इस वजह से शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। उधर बात करें अगर हम जो नॉनवेज थाली है जिसकी जून में एक नॉनवेज थाली की जो कीमत थी वो 60 रुपीज 40 पैसे थी, वो इंक्रीज हो गई 67.67 रुपये हो गई। वो 67 पॉइंट जो सितंबर में अगस्त में मार्जिनल तो डिक्रीज हुई है 67.3% हो गई है। आप ओवर द ईयर देखें जो वेज थाली है अगस्त 2022 से चालू करें देखें हम तो 24 रुपीज 90 पैसे से ये इंक्रीज होकर अब 33.8 पैसे आ गई है। उसके बाद जो एक नॉनवेज जो थाली है जिसकी इस अप्रैल 22 में जो कीमत थी वो 59 रुपीज 30 पैसे थी, वो अब 67.3% आ गई है। तो ये आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक नॉर्मल वेज थाली नॉनवेज थाली में किस तरह से रेट इंक्रीज हुआ है, किस तरह से जो इन्फ्लेशन है जो महंगाई का है उसका हमारी जो रोजमर्रा की जो बेसिक थाली है जो है हमें एक हमारी जो बेसिक डाइट पूरी करने के लिए जरूरी होती है उसमें कितना एक इंक्रीज आया है। अब आगे जाके क्या हो सकता है, आगे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हो सकता है कि जिस तरह से टोमेटो के प्राइसेस कम हुए तो यही मेंटेन रहेगा। जिस तरह से भी गवर्नमेंट ने 200 रुपये एलपीजी पे सब्सिडी कम की है तो हो सकता है कि अगले महीने से सितंबर का रेट आए इसमें एक मार्जिनल एक डिक्रीज देखने को मिले वेज साड़ी की और नॉन वेज साड़ी की प्राइस में। बट साथ ही साथ जब हम ये रिपोर्ट देखते हैं कि ये जो हमने बात की ब्रेसिल की रिपोर्ट की उसके साथ में एक और जो न्यूज़ थी जिसका इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है वो रहता है क्रूड ऑयल की कीमतें। पिछले कुछ महीने में या इस पिछले 15 एक हफ्ते 10 दिन में देखे तो जो ऑयल है क्रूड ऑयल की कीमतों में खासा एक इंक्रीज देखने को मिला है। हमें पता है कि जो इंडिया की जितनी हमें तेल की रिक्वायरमेंट है पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट है उसमें 85% हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ती है तो उसका असर सीधे आम लोगों पे पड़ता है क्योंकि अगर डीजल की प्राइसेस बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब्जियां और दूसरी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे और साथ ही साथ एलपीजी के भी दाम बढ़ सकते हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा है कि किस तरह से पिछले कुछ महीनों में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं। अगर हम देखें जो सबसे जो जून में जो प्राइस थी जो मिड जून के में जो प्राइस थी वो 66.85 डॉलर पर बैरल प्राइस थी क्रूड ऑयल की, जो कि अब वो पहुंच चुकी है 87.29 डॉलर पर बैरल। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आगे जाके ये प्राइस $100 तक भी क्रूड ऑयल की प्राइस आ सकती है, जिसका सीधा असर एक आम आदमी के पॉकेट पे होता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ेंगे और इससे पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। अब ये दाम बढ़ क्यों रहे क्रूड ऑयल के? जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो ऑयल का प्रोड्यूसर है वो है सऊदी अरेबिया, उसके बाद रशिया। अब अगस्त में रशिया ने और सऊदी अरेबिया और रशिया ने ये एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन किया था कि हम हमारा प्रोडक्शन हम कम करेंगे क्योंकि जो क्रूड ऑयल थे उसकी प्राइस काफ़ी कम चल रही थी। क्योंकि कोई भी कंट्री हो जैसे सऊदी अरेबिया रशिया हो उनका ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं तो उनको एक सर्टेन प्राइस चाहिए रहती है। उस प्राइस से अगर नीचे उनका प्रोडक्शन होता है तो उसका नुकसान होता है। जनरली कहा जाता है कि अगर 70-75 डॉलर के बीच में अगर ऑन एवरेज क्रूड ऑयल की प्राइस रहती है तो इन कंट्री को फायदा होगा, अगर उससे कम ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में चला जाती है तो इनको कंट्री को नुकसान होगा। तो सऊदी अरेबिया ने ये किया कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन कट किया ताकि प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस इंक्रीज हो। इसी तरह से रशिया ने भी वॉलंटरी डिक्लेयर किया था कि वो अपना प्रोडक्शन कम करेंगे, जो पर डे जितना वो प्रोडक्शन करते हैं उससे हम कम प्रोडक्शन करेंगे। बट उस समय ये था कि रशिया के अनाउंसमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उस समय रशिया जितना ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा था
उतना वो ऑयल बेच नहीं पाता, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जिस तरह से उस पर सैंक्शन लगे हैं, तो उस वजह से उनके उनके जो ऑयल है उसको रशिया को अपना ऑयल बेचने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था अगस्त में, बट अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि वो अपना प्रोडक्शन जो उन्होंने और कम करेगी, जितना अगस्त में उन्होंने बोला था जितना कम करने वाले थे उससे ज़्यादा, उससे उसमें और कटौती की इन्होंने, और ये ऑयल का प्रोडक्शन कम करेंगे। तो इससे हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम हुआ तो प्राइसेस बढ़ने लगी। हम अभी कुछ टाइम से रशिया का ऑयल, जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे एक कम दामों में, उसके के दामों में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि पूरे ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम काफ़ी बढ़े हैं। तो जो रशिया से हमें सस्ते दाम पे ऑयल हम खरीदे थे, वो भी अब हमें उसके भी प्राइसेस अब बढ़ चुके हैं। तो अगर इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, फूड प्राइसेस पे पड़ेगा। और जो हमने बात की ये थारी इंडेक्स की, हो सकता है कि आगे जाके इस जो हमारी जो एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि खाने की, जो एक बेसिक थाली की जो प्राइस होती है उसमें इंक्रीज देखने को मिले। दूसरा ये, जैसे मैंने कहा कि एक तो खाने की हमारी प्राइसिंग पे एक असर पड़ता है, जो एक रोजमर्रा की चीज़ें है उस पे असर पड़ता है। हाई इन्फ्लेशन के दूसरे भी इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि शेयर में इंट्रोडक्शन में कहा था कि आरबीआई का टारगेट है कि हमें इन्फ्लेशन 4% पे रखना है। क्रूड ऑयल की प्राइसिंग, क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है, तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़े और आरबीआई की जो 4% लिमिट है उससे वो आगे चला जाए। तो इसके लिए आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करना पड़ेगा, उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगी। अब इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ते हैं तो उससे काफ़ी एक असर होता है कि मार्केट में एक तरह से जो आपको कर्ज मिलता है, पैसा मिलता है, वो महंगा मिलता है, और मार्केट में जो लिक्विड कैश होता है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इससे जो हमारी जो प्रोग्रेस है, जो एक कंट्री की जो जीडीपी रहती है उस पे असर पड़ता है। इसका असर ये रहता है कि जो हमारी अर्निंग है, एम्प्लॉयमेंट है, उस पर असर पड़ता है, क्योंकि मार्केट में अगर हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा तो कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले नया इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होते हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हाई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, वो कम खर्च करते हैं, तो इससे प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। इसका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे भी फर्क पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो गवर्नमेंट की भी स्पेंडिंग पे इसका असर पड़ेगा। दूसरा, जो हमारी एक पर्सनल इनकम है, पर्सनल वेल्थ है, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक अगर पर्सन की इनकम फिक्स है और खर्चे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने वो थार इंडेक्स में देखा था कि आपके खाने पीने की चीज़ों के दाम ही बढ़ जाए। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था कि अगस्त 2022 में एक वेज थाली की कीमत 22 रुपये थी, वो बढ़ के अब 40 रुपये के करीब आ गई है। तो जिस तरह से इंक्रीज हुआ है तो वो आपकी इनकम में से ही गया है ना, आपकी सेविंग कम हो रही है, आपका एक नॉर्मल आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है उस पे आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो आने वाला टाइम थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आरबीआई के लिए भी, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है। और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए तो फिर इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा वो भी देखने लायक बात होगी। हालांकि हो सकता है आने वाले टाइम में फूड इन्फ्लेशन ईज आउट हो, अगर टमाटर और दूसरे वेजिटेबल्स के प्राइसेस भी नीचे आते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन बारिश कैसी होती है और अगले क्रॉप्स कैसे आते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें आप देख सकते हैं मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।